नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जलाया। पाकिस्तान में गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को कुरान के अपमान करने के आरोप में जिंदा जला दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक घटना खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के मदियान इलाके की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 8 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए व्यक्ति का नाम मोहम्मद इस्माइल था, जो मदियान घूमने आया था। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसी बीच कुरान के कथित अपमान की बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ ही देर बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और संदिग्ध को अपने साथ ले गई। इस दौरान भीड़ ने स्टेशन में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। अधिकारियों ने बताया कि पहले भीड़ ने मोहम्मद इस्माइल की जमकर पिटाई की और इसका वीडियो बनाया। भीड़ ने उसे तब तक मारा जब तक वो अधमरा न हो गया। इसके बाद भीड़ ने कुछ लोगों अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ ले आए थे, उसने इस्माइल पर डालकर उसे जला दिया। इस्माइल चिल्लाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, पर भीड़ ने उसकी एक न सुनी। जब तक वो मर न गया तब तक भीड़ वहीं जुटी रही। इसके बाद भीड़ ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। अभी पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। शिक्षा मंत्री ने माना यूजीसी नीट पेपर टेलीग्राम पर लीक हुआ, सीबीआई केस दर्ज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार माना कि यूजीसी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। एक दिन पहले मंगलवार को ही हुई यूजीसी नीट की परीक्षा को बुधवार को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि गड़बड़ी की आशंका है। मंत्री ने गुरुवार को माना कि जांच से पता चलता है कि प्रश्न पत्र डार्कनेट में लीक हो गया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर प्रसारित प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र से मेल खाता है। इधर देर शाम को यूजीसी नेट मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। नीट में अनियमितताओं और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा तीखा हमला किए जाने के बाद हुई। कांग्रेस शुक्रवार को पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। यूजीसी नेट को रद्द करने और नीट मुद्दे पर आलोचनाएं झेल रहे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मंत्रालय नीट यूजी 2024 के कथित पेपर लीक के संबंध में बिहार पुलिस के साथ नियमित संपर्क में है। मंत्री ने कहा कि अब तक की गई जांच में कुछ क्षेत्रों में गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि सुरक्षा उल्लंघन में शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाएगा। प्रधान ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की, जो मामले की जांच करेगी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के कामकाज को भी देखेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी और छात्रों का हित सरकार की पहली प्राथमिकता है। बता दें कि एनटीए द्वारा आयोजित दोनों परीक्षाओं में 30 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे और मंत्री की टिप्पणी उस दिन आई जब छात्रों ने दिल्ली के प्रधान के घर के बाहर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। दुनिया भर में मनाया जा रहा योग दिवस। जापान में लोगों ने छाता लगाकर किया योग। ऑस्ट्रेलिया और चीन में स्टूडेंट्स ने किए आसन। दुनिया भर में आज 10वां योग दिवस मनाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जापान के त्सुकुजी होंगवांजी मंदिर में लोगों ने योग किया। यहां बारिश के बीच लोग छाता लेकर योग करते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में लोगों ने योग कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में स्टूडेंट्स ने योग किया। इससे एक दिन पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 10,000 के करीब लोगों ने योग किया। टाइम्स स्क्वायर पर दिन भर योग चलता रहा। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बताया कि लोग बीते 1 महीने से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका में सबसे ज्यादा योग को लेकर उत्साह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, वर्सेट और कनेटिकट में देखने को मिला। दूतावास ने बताया कि इस साल यहाँ स्वयं और समाज के लोग योग की थीम के तहत मनाया जा रहा है। अभी अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, फिर भी लोग योग कर रहे हैं। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 84 देशों के प्रतिनिधियों समेत 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। इस आयोजन में भारत के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक दुनिया का सबसे बड़ा योग एक साथ करने का, जिसमें 35,985 लोग शामिल थे। दूसरा 84 देशों के नेताओं की एक साथ भागीदारी के लिए। केजरीवाल को बड़ा झटका, रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आज यानी शुक्रवार को जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनको हाई कोर्ट से झटका लगा है। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तब तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है जब तक कि वह इस मामले को सुन नहीं ले। ईडी ने कुछ देर पहले ही केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और तुरंत सुनवाई की अपील की थी। अदालत ने याचिका स्वीकार भी कर ली, सुनवाई भी कर ली और रिहाई पर रोक भी लगा दी। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार रात को ही उनको जमानत दी है। केजरीवाल के वकील शुक्रवार को कोर्ट में 1 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड जमा करने वाले थे, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाता। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका मंजूर किए जाने के बाद 10 मई को रिहा कर दिया गया था। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण किया था। ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले ASG SV राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और शर्तों का भी पता नहीं है। AS राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि जांच एजेंसी को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। ASG SV राजू ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इसके करीब 15 मिनट बाद ही हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू की। ईडी की ओर से रखी गई दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई तक निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत पर रोक रहेगी। बीजेपी सांसद ने कहा, निकोबार से वोट नहीं मिला, अब आपके दिन बुरे होंगे। वोट नहीं दिया तो काम नहीं करूंगा। लगता है कुछ सांसदों ने अगला चुनाव जीतने का एक मंत्र बना लिया है। एक के बाद एक सांसद वोट नहीं देने वालों का काम नहीं करने की बात क्यों कर रहे हैं। बिहार के JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की विवादास्पद टिप्पणी के बाद अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद विष्णुपद रे ने भी ऐसा ही विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी सांसद ने उनको वोट नहीं देने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर विष्णुपद रे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह निकोबार द्वीप समूह के मतदाताओं को उन्हें वोट न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह वीडियो लोकसभा चुनाव के नतीजों के 1 दिन बाद 5 जून को आया था, लेकिन हाल में ही सबके सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि सांसद रे केंद्र शासित प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सांसद ने कहा, हम लोगों के काम करवाएंगे, लेकिन जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उन्हें सोचना चाहिए। निकोबार द्वीप समूह ने मुझे कोई वोट नहीं दिया। कार निकोबार सोचो अब तुम्हारा क्या होने वाला है। वीडियो में उनको यह कहते सुना जा सकता है, निकोबार के नाम पर तुम पैसे लोगे, शराब पियोगे, लेकिन वोट नहीं दोगे। सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। अब तुम्हारे दिन खराब हैं। अब तुम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूर्ख नहीं बना पाओगे। तुम्हारे दिन सब अब अच्छे नहीं रहेंगे। जब इस पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो इंडियन एक्सप्रेस सवालों को सुनने के बाद रे ने फोन काट दिया। जब उनसे दोबारा संपर्क किया गया तो उन्होंने बिना जवाब दिए बार बार फोन काट दिया। पीड़िता ने कहा, किडनी निकालकर मुझे मौत दी, उसे फांसी होनी चाहिए। कोर्ट ने डॉक्टर को सुनाई है 7 साल की सजा। 7 साल की सजा से कुछ नहीं होता है साहब। उसने मेरी किडनी निकालकर मुझे जीते जी मौत दी है, उसे भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार को मेरे लिए किडनी की व्यवस्था करनी चाहिए, डोनर ढूंढना चाहिए। मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। उसके भाई मेरे परिवार को मारते हैं, धमकी देते हैं। ये बयान है मुजफ्फरपुर किडनी कांड की 35 साल की पीड़िता सुनीता का। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बुधवार को उसकी दोनों किडनी निकालने वाले डॉक्टर पवन को 2 साल बाद 7 साल की सजा के साथ 18,000 जुर्माना लगाया है। सुनीता का कहना है कि एक डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनी निकाल ली। इसके कारण 2 साल से जीवन मौत के बीच झूल रही है। उस मामले में आरोपी को महज 7 साल की जेल और 18,000 रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इतने बड़े अपराध के लिए यह सजा काफ़ी नहीं है। सुनीता के पति अकलू राम ने कहा कि पत्नी की ऐसी हालत होने के बाद पूरा घर टूट गया है। मां के बिना बच्चे भी कुछ नहीं है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, किडनी की व्यवस्था करनी चाहिए। इतने बड़े अपराध के लिए आरोपी को फांसी होनी ही चाहिए थी। सुनीता की मां तेतरी देवी तो बेटी की हालत देखकर रो पड़ती हैं। उनका कहना है कि बेटी जिंदा लाश बन चुकी है, ठीक होने का कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे मां को ढूंढते हैं। उस डॉक्टर ने पूछा, मेरा पूरा परिवार तोड़ दिया, आरोपी को फांसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पवन कुमार के साथ उनके भाई और लोगों तरह तरह के उन्हें धमकी देते हैं, केस उठाने का दबाव बना रहे हैं। सुनीता के इस दर्द की कहानी शुरुआत 2022 से शुरू हुई। सुनीता देवी को पेट में दर्द का इलाज चल रहा था। इलाज के लिए डॉक्टर उसे पवन कुमार की क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने उसे गर्भाशय निकालने की ऑपरेशन की सलाह दी। बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक में 3 सितंबर 2022 को सुनीता के गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया, जो झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार का था। 5 सितंबर को सुनीता की तबीयत खराब होने पर उसे श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लाया गया। 7 दिसंबर 2022 को जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई है। कुवैत में आग मामले में 3 भारतीय समेत 8 गिरफ्तार। कुवैत की इमारत में लगी भीषण आग के मामले में अधिकारियों ने 3 भारतीय, 3 मिस्र के नागरिक और 1 कुवैती नागरिक को गिरफ्तार किया है। 12 जून को तड़के 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में कुल 50 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 45 लोग भारतीय थे। इस बिल्डिंग में 196 कामगार रहते थे, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय थे। अरब टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 2 हफ्ते की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन पर लापरवाही और हत्या के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने बुधवार को घोषणा की थी कि पीड़ितों के परिजनों को 12.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कुवैत के सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह पैसा विदेशी कामगारों के दूतावास को दिए जाएंगे, जहां से ये उनके परिजनों तक पहुंचेंगे। मरने वालों में भारत के अलावा फिलीपींस के भी नागरिक थे।
कुवैत ने मामले की जांच के लिए एक टीम भी बनाई है। इसे आग लगने का कारण ढूंढने का काम सौंपा गया है। कुवैत के समयानुसार यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। कुवैती फायर फोर्स के मुताबिक यह आग इलेक्ट्रिकल सर्किट के चलते लगी थी। उस वक्त सभी कामगार सो रहे थे। आग लगने की वजह से मची भगदड़ के बीच कई लोगों ने घबराहट में बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगा दी। कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए और धुएं में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। कुवैती मीडिया के मुताबिक इस बिल्डिंग में को कंस्ट्रक्शन कंपनी NBTC ग्रुप ने किराए पर ले रखा था। NBTC ग्रुप के मालिक मलयाली व्यापारी केजी अब्राहम है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के व्यवसायी हैं। केजी अब्राहम, जिन्हें KGA के नाम से भी जाना जाता है, KGA समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। यह कंपनी 1977 से कुवैत के ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। नीट पेपर लीक में 2 इंजीनियर समेत 3 सस्पेंड। नीट पेपर लीक मामले की जांच जारी है। साथ ही बिहार सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है। पथ निर्माण विभाग ने 3 कर्मियों पर कार्रवाई की है। विभागीय मंत्री ने 2 अभियंता और 1 क्लर्क को सस्पेंड किया है। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर उमेश राय, असिस्टेंट इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, धर्मकांत और कार्यालय कर्मी प्रदीप को सस्पेंड किया गया है। 3 कर्मियों पर आरोप है कि इन लोगों ने तथ्य को छिपाया, साथ ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर विभाग को अंधेरे में रखा। यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश पर की गई है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि निरीक्षण भवन की बुकिंग पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के PS और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रीतम कुमार के पत्र पर की गई थी। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले में SIT प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है। इसी निरीक्षण भवन में जेल में बंद निलंबित JE सिकंदर यादवेंदु ने अपनी सरहज रानी कुमारी और रानी के बेटे अनुराग को ठहराया था। सिकंदर यादवेंदु अनुराग का फूफा है। इधर बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के ADG परीक्षा माफिया के पास से बरामद सबूतों और अनुसंधान के दौरान सामने आए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ गुरुवार को दिल्ली गए। दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से मिलेंगे और इन साक्ष्यों को रखेंगे। इसके बाद जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई करेगी। इधर आरोपी की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब 25 जून को मामले की सुनवाई होगी। सेमीफाइनल के करीब भारत अफगानिस्तान को हराया। अब बांग्लादेश से मुकाबला। आज इंग्लैंड अफ्रीका मैच, दोनों को जीत जरूरी। भारत ने गुरुवार को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत कर लिया है। दूसरी ओर अफगानिस्तान को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी दोनों मैच जीतने ही होंगे। आज ग्रुप 2 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम के अंतिम 4 में पहुंचने के चांस बढ़ेंगे, वहीं हारने वाली टीम की राह मुश्किल हो जाएगी। भारत ने बारबाडोस की मुश्किल पिच पर 181 रन बनाए, फिर अफगानिस्तान को महज 134 रन के स्कोर पर रोक दिया। 47 रन की जीत से भारत ग्रुप A में 2 पॉइंट्स के साथ टेबल में दूसरे स्थान पर है। टीम का रन रेट भी +2.35 है। वहीं आज बांग्लादेश को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। भारत अब 22 जून को बांग्लादेश और 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 13 T20 खेले, 12 जीते और 1 ही गंवाया। बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदार हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का T20 रिकॉर्ड बेहतर है। अगर टीम इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया तो सेमीफाइनल खेलना कंफर्म हो जाएगा। हारने के बाद भी क्वालिफाई करने के लिए टीम इंडिया को बाकी टीमों के नतीजे और रन नेट पर निर्भर रहना होगा। सऊदी में गर्मी से 1000 हज यात्रियों की मौत। सऊदी अरब में मक्का में हज करने गए 1000 लोगों की गर्मी से मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी AFP ने अलग अलग देशों के आंकड़े के आधार पर यह जानकारी दी। एक अरब डिप्लोमेट ने बताया कि मरने वालों में करीब 658 हाजी अकेले मिस्र के हैं, वहीं 1400 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अब तक मरने वालों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। मिडिल ईस्ट में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मक्का में 17 जून को तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 18 जून को थोड़ी राहत के साथ पारा 47 डिग्री रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 19 जून तक चले हज के बीच 70 भारतीय यात्रियों की भी मौत हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल सबसे ज़्यादा 1,75,000 भारतीय हज यात्रा के लिए मक्का पहुँचे। केरल के हज मंत्री अब्दुल रहीम ने बुधवार को केंद्र सरकार से भारतीयों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर और जिद्दाह में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास को खत लिखा। केरल से करीब 18,200 हाजी सऊदी अरब गए थे। मंत्री अब्दुल रहीमान ने लिखा कि जिद्दाह पहुंचने के बाद हाजियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें 30 किलोमीटर दूर असीसी जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा वहां रुकने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं की गई थी। AFP के मुताबिक जिन हाजियों की मौत हुई है उनमें इंडोनेशिया, जॉर्डन, ईरान और ट्यूनीशिया के भी नागरिक हैं। सऊदी डिप्लोमेट्स ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि मरने वालों में मिस्र की यात्रियों की तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें कई ऐसे हैं जिन्हें हज के लिए रजिस्टर नहीं कराया था। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।